हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। कार्ल मार्क्स का लाइफ पीरियड था इनके 1818 टू 1883, ये पूछ लेता है तो ये आपको याद भी रखना है। इनका जन्म हुआ था ट्रायर इन राइनलैंड जो कि प्रसिया में है, एक जेविश फैमिली में, और ये प्रसिया इस समय है जर्मनी का पार्ट। एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही क्रिश्चियनिटी को अपना लिए थे। पीएचडी किया था इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से। ही स्टडीड फिलोसफी एंड हिस्ट्री एट सेवरल जर्मन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, जहां पे इन्होंने हेजेल्स के पॉलिटिकल फिलोसफी को थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट आने लगा था इनको। इट वॉज ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज दैट ही अट्रैक्टेड टू सोशलिज्म। अपने स्टूडेंट टाइम से ही ये सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। और ये जो सोशलिज्म डॉक्ट्रिन है ना, ये डेंजरस माना जाता था उस टाइम के रूलर्स के द्वारा। ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। रिटन ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स। देखिए इनके जो स्टार्टिंग में जब ये देख रहे थे चीजें कि कैसे क्या चल रही है, फिलोसफी पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे ना दो थ्योरी बहुत पॉपुलर थी। एक थी इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया स्पिरिट बाय हेजल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं हेजल्स के पॉलिटिकल थॉट में। दूसरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन, जो कि इस समय इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है कि भाई ये बात सही है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी अलग थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देखिए दोनों थ्योरी में क्या था, हेजल ने क्या बोला था कि भाई आइडिया सुप्रीम होगा और इसी से सारी चीजें निकलती गई हैं और सोसाइटी या फिर यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो और डार्विन ने क्या बोला था, स्पीसीज कैसे ओरिजिन हुई है, कौन सी स्पीसीज कैसे आई है, इन सब चीजों के बारे में, स्पीसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में बात की है। तो थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या कहती है, भैया ये दोनों थ्योरी रिजेक्ट करता हूं मैं, तो ये अपनी अलग एक थ्योरी देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। और ये एम्फेसाइज करते हैं ऑल हिस्ट्री एज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनका मानना ये है कि जितनी भी हिस्ट्री है ना, पूरी हिस्ट्री आप खोल के देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री क्या है, क्लास स्ट्रगल ही चल रहा है पूरी हिस्ट्री में। और मार्क्स ने स्टेजेस बताए हैं सोशल एवोल्यूशन के, और उसमें 5 डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं जिसके बारे में आगे बात भी होगी। पहला स्टेज इनके अकॉर्डिंग ये है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। दूसरा, उसके बाद आता है स्लेवरी आएगी सोसाइटी में। उसके बाद आएगा जो स्टेज होगा फ्यूडलिज्म सोसाइटी आएगी, फ्यूडल सोसाइटी। उसके बाद कैपिटलिज्म जो इनके टाइम पे चल रही है, और इनका मानना है कि कैपिटलिज्म जब खत्म होगा तो आएगा कम्युनिज्म, जिसके लिए ये फाइट भी करते हैं। मार्क्स मेजर कंसर्न वाज ऑन एनालाइजिंग कंटेम्परेरी कैपिटलिज्म। देखिए ये तीन तो पुरानी थी, कैपिटलिज्म चल रही थी और कम्युनिज्म इनको चाहिए थी। तो मेजर इनका कंसर्न किससे रिलेटेड था, कैपिटलिज्म से रिलेटेड था। 1842 में मार्क्स मिलते हैं फ्रेडरिच एंजल से, और फिर जब अब इनका लाइफ पीरियड भी देख लीजिए, पेरिस में मिलते हैं। जब ये मिलते हैं उसके बाद ये लोग दोनों मिलके बहुत सारे काम करते हैं। तो मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल, एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो रिकॉग्निशन मिली ना पूरे वर्ल्ड में, वो मिली मार्क्स को कि मार्क्सिज्म है। एक्चुअली दोनों लोग मिलके बहुत काम किए हैं। तो एंजल्स को इतने लोग जानते नहीं, इवन आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि मार्क्स और एंजल्स मिलके काम किए। बाकी जो बाहरी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है शायद उनको पता भी ना होगा कि एंजल्स कौन है। ठीक है, तो एंजल्स वाज अ ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल हु एग्रीड विथ मार्क्स ऑन मोस्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। और इसके बाद से इनकी फ्रेंडशिप चल पड़ती है और लास्ट तक इनकी चलती रहती है। मेजर वर्क्स हैं कार्ल मार्क्स से, पहले मेजर वर्क्स देख लेते हैं। क्रिटिक ऑफ हेजल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स 1843 में पब्लिश होती है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। अच्छा देखिए प्रॉब्लम है देखना, बहुत सारी वर्क्स हैं इनकी, तो सारी जितनी हो सके सब याद कर लीजिए। मैं ये भी बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, थीसिस ऑन फ्यूजबर्ग, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये भी पूछ लेता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसने लिखी है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी पूछ लेता है। सिविल वॉर इन फ्रांस। अब देखिए कुछ ऐसे भी वर्क्स हैं जो मार्क्स और एंजल्स ने दोनों साथ में मिलकर लिखे हैं। द होली फैमिली 1845 में लिखी गई है। जर्मन आइडियोलॉजी 1845-46 में लिखी गई है। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक ये बुक है कैपिटल,
इसको 3 पार्ट्स में लिखा गया है, 3 वॉल्यूम्स आई हैं इसकी। तो पहला वॉल्यूम जो आया 1879 में, दूसरा 1885 में और थर्ड आया 1894 में। लेकिन जो 1879 वाली थी इसको मार्क्स ने लिखा है, और मार्क्स के तो 1883 में डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो दोनों आती हैं ये एंजल्स के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, तो ये भी पूछता है कैपिटल किसने लिखी है, ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे हैं जो एंजल्स ने अकेले लिखी हैं, ऑन अथॉरिटी, एंटी डरिंग, सोशलिज्म, उटोपियन एंड साइंटिफिक, ये पूछ लेता है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद आपको जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो तो याद करने ही करने, प्लस जितना हो सके पूरी लिस्ट में सब याद कर लीजिए विथ ईयर। थ्योरी ऑफ एलिनेशन पे आते हैं, थ्योरी पे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहली थ्योरी बात करेंगे थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अब ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन थी किसमें, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखी है गई है 1844 में। अच्छा, कहीं कहीं पे ना 1843 भी लिखा है, तो मैं जब वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था कि 1843 लिखूं या 1844 लिखूं, तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं सीधा गूगल कर लेता हूं और बुक देख लेता हूं। बुक के कवर पेज में तो 1844 लिखा है, ठीक है। तो बहुत जगह 1843 भी लिखा मिल जाएगा कि कब पब्लिश हुई थी, 1843 में लिखी गई थी। 1844 में बुक में लिखा मिला कि जो बुक है कार्ल मार्क्स के द्वारा इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसी में लिखा था कि 1844 है। टाइटल पेज जो है उसी में लिखा था, फ्रंट पेज पे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ 1844। अगर कहीं 1843 भी आ जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी चले जाना, अगर 1844 नहीं है तो। आगे बात करते हैं, मार्क्स आइडेंटिफाइड 4 लेवल्स ऑफ एलिनेशन। मार्क्स ने थ्योरी ऑफ एलिनेशन दिया इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में। इसमें इन्होंने बात की कि भाई यहाँ पे 4 लेवल्स ऑफ एलिनेशन है। अब एलिनेशन किसका होगा, वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट बोलिए या फिर वर्कर्स बोलिए, तो इनके बारे में बात हो रही है। तो बोलते हैं कि 4 तरीके के 4 लेवल्स हैं एलिनेशन के। तो पहला एलिनेशन जो होगा मैंस एलिनेशन फ्रॉम नेचर, दूसरा एलिनेशन है एलिनेशन फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, थर्ड एलिनेशन इज एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमैनिटी और फेलो वर्कर, एंड द फोर्थ एलिनेशन इज एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। 4 लेवल आते हैं। तो बात करते हैं कि एलिनेशन फ्रॉम नेचर का मतलब क्या है। इट इम्प्लाइड दैट द लेबरर इज एलिनेटेड फ्रॉम हिज फैकल्टी एंड कैपेसिटी ऑफ शेपिंग द वर्ड, बिकॉज द वर्ड, देखिए अब ये क्यों शेप नहीं कर सकते वर्ड को अपने अकॉर्डिंग, या फिर अपनी कैपेसिटी लूज क्यों कर गए, क्यों, क्योंकि वर्कर्स को क्या लगने लगा कि धीरे धीरे कि सारा वर्ड ना इनका मास्टर है और ये इनके गुलाम है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन हो गई है कैपिटलिज्म सोसाइटी में कि मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स ना अपने ही नेचर से एलिनेट हो गए हैं, क्योंकि पूरा वर्ड इनको लगता है कि मास्टर है। his work does not give him sense of satisfaction as a creative worker. क्यों, क्योंकि अंडर मैकेनाइजेशन द वर्क टेंड्स टू बिकम इंक्रीजिंगली रूटीनाइज्ड एंड मोनोटोनस। वर्कर का काम क्या होता है, कोई भी आप जाते हैं फैक्ट्री में जाते हैं, आपका काम ये है कि आप ये काम करना है, रोज वही जाके आप काम कर रहे हैं, तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऐसी कोई बात ही नहीं है वर्कर के लिए, इसलिए वो अपने नेचर से एलिनेट हो चुके हैं। एलिनेशन फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, देखिए वर्कर क्या बनाएगा और किस तरह से बनाएगा उस प्रोसेस में, ना तो उस डिसीजन में इसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि अपने प्रोडक्ट से भी एलिनेट हो गया और उस प्रोसेस से भी एलिनेट हो गया। एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमैनिटी और फेलो वर्कर, अब देखिए अब वहां चल के आ रहा फैक्ट्री में कंपटीशन चल रहा है एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ, कंपटीशन विथ ईच अदर एंड रिड्यूस टू मार्केट कम्युनिटी, कंपटीशन चलेगा एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ। अब मार्केट कम्युनिटी का मतलब क्या है, देखिए मार्केट में आप जाएंगे तो कोई चीज़ होता है ना कि आप बोलते हैं कि अच्छा हम कोई एक दुकानदार होगा वो बोलेगा कि हम ये चीज़ या फिर मतलब एक कोई आइटम ले लेते हैं, पोटैटो ले लेते हैं, आलू। एक दुकानदार बोलता है, एक जो सब्जी बेचने वाला है वो बोलता है कि भैया हम 20 रुपए किलो देंगे, 20 रुपीज़ पर केजी। दूसरा कहता है अरे हम 25 रुपए पर केजी ले लेंगे, ठीक है। तो आप इसके पास चले जाएंगे ना, तो जब आप इसके पास जाएंगे तो इसी तरह यहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा है, मार्केट कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है उनको कि कौन ज़्यादा मतलब सही लगेगा जो कैपिटलिस्ट है उसके लिए, तो उसके हिसाब से वो उसको परचेज करेगा कि भैया आप हमारे साथ काम करिए। इस तरह का कुछ सिस्टम हो गया। एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, रियाम ऑफ नेसेसिटी डोमिनेट्स हिज लाइफ एंड रिड्यूस्ड हिम टू द लेवल ऑफ एनिमल एग्जिस्टेंस। क्यों भाई, क्योंकि देखिए
इतनी उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है मार्क्स के अकॉर्डिंग कि वो सिर्फ अपनी नेसेसिटीज को पूरी कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इस वजह से वो एक एनिमल की तरह हो गए हैं। जैसे एक एनिमल रहता है कि बस उसको पेट भर जाए किसी तरीके से, बस हो गया, उसको और कोई लेना देना नहीं है ना। उस तरह वर्कर भी हो गया कि किसी तरह उसका खाना मिल जाए दोनों टाइम का, बस उससे और कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब वो एनिमल हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो कोई रूम नहीं बचा कि वो लिटरेचर पढ़ें, आर्ट्स को कुछ आर्ट्स के बारे में कुछ सीखें समझें, या फिर कल्चरल हेरिटेज, मतलब कोई भी चीज के बारे में वो सीख नहीं सकते। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो सिर्फ अपना खाने कमाने के लिए ही जी रहे हैं। ठीक। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से आपको याद होगा कि हमने हेजल्स में पढ़ा है डायलेक्टिकल आइडियालिज्म, तो ये उसी से बोरो किया गया है। हेजल ने क्या बोला था कि आइडिया वॉज द इसेंस ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन मार्क्स ने क्या कहा कि नहीं भैया, आइडिया नहीं, मैटर है इसेंस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब मैटर से ही सारी चीजें डिसाइड होगी। तो रिप्लेस डायलेक्टिकल आइडियलिज्म बाय हिज ओन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है। मार्क्सिज्म डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म डेवलप्ड बाय एंजल्स हैज 3 डायमेंशंस। ठीक है। एंजल्स ने 3 डायमेंशंस दिए हैं इसमें, जिसमें से पहली बात ये तीनों अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि किसने दिया। तो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, पहला चीज क्या बोला गया कि द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। इट मींस का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटेटिव चेंज होगा ना, वो क्वालिटेटिव रिवोल्यूशनरी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो एक ये मतलब था। इसका मतलब क्या है, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर वाटर इस समय अगर लिक्विड फॉर्म में है तो टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर को अगर हम क्वांटिटी मान लें और टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा दें 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दें, जैसे ही करेंगे तो इसका क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी क्या है, लिक्विड है ना। अभी को अब क्वालिटी क्या हो जाएगी, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करेंगे गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। और यही अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें, तब क्या हो जाएगा, ये आइस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इस तरह का कुछ चीज है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। इनका क्या मानना है कि भाई जो अपोजिट्स वाली चीजें हैं ना, कि अगर कोई ठंडा है कोई चीज गर्म है, ठीक है, तो वो दोनों एक साथ में रहती, कंट्राडिक्शंस एक साथ में रहेगा, यूनिटी रहेगी कंट्राडिक्शंस की। तीसरी चीज है लॉ ऑफ निगेशन, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। निगेशन ऑफ निगेशन का क्या मतलब, देखिए कोई चीज भी होगी वो थीसिस बनेगी आपका, कोई भी चीज होगी उसको, वो जब इवॉल्व होगा तो कोई बोलेगा कि नहीं ये चीज गलत थी, तो उसका इवोल्यूशन जो होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, और फिर इन दोनों से मिल के एक बनेगा सिंथेसिस। ये चीज कहाँ पढ़ी हमने, डायलेक्टिकल आइडियालिज्म में। लेकिन हम आइडिया को अगर हटा के सिर्फ और मैटर कर दे तो सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा। ठीक। बस डिफरेंस ये है कि डायलेक्टिकल आइडियालिज्म में आइडिया स्टार्टिंग में था, यहां पे मैटर स्टार्टिंग में हो जाएगा, और हिस्ट्री उसी तरह से इवॉल्व होती रहेगी। सो आगे क्या बोलते हैं, मार्क्स होल्ड्स दैट द मटेरियल एंड आइडियल आर नॉट ओनली डिफरेंट। ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हो रही ना। हेजल बोलते हैं भैया आइडिया सुप्रीम है, और मार्क्स बोलते हैं मटेरियल थिंग्स सुप्रीम है। तो मार्क्स क्या बोलते हैं, भैया मटेरियल और आइडियल थिंग्स डिफरेंट नहीं है, लेकिन अपोजिट हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। और ये क्या करते हैं, यूनिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इन विच, जिसमें मटेरियल जो होगा ना वो प्राइमरी होगा, माइंड यानी कि आइडिया जो होगा वो सेकेंडरी होगा। अब क्यों ऐसा होगा यही बताते हैं, क्योंकि मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट माइंड। ठीक, सॉरी, मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड, बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। मतलब देखिए, अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो इंसान थोड़ा सा मतलब मैड मैन कह लो इसको, उसका माइंड लॉस्ट कर चुका है, याददाश्त हो चुका, कुछ भी कर लीजिए, अगर उसका माइंड खराब हो चुका है, अगर वो इंसान पागल हो चुका है, उसके पास कोई माइंड नहीं, सोचने की क्षमता नहीं, सब कुछ मतलब एकदम सोच नहीं सकते एक तरीके से कह दीजिए, या फिर पागल हो चुका है वो आदमी, तो क्या वो डेड हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि अगर उसको खाना देते रहोगे तो वो अपनी जिंदगी जीता रहेगा। ठीक, अपनी जिंदगी जी रहा होगा। लेकिन वहीं आप उसको खाना देना बंद कर दो, मैटर देना बंद कर दो, उसको मटेरियल नीड्स जो भी है वो खत्म कर दो, माइंड कितना भी अच्छा होगा आपका, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप डेथ की तरफ चले जाएंगे अपने। ठीक,
तो इस तरह कुछ बात होती है कि मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड, माइंड के बिना मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन माइंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता मैटर के बिना। ठीक, तो इसलिए मैटर मटेरियल थिंग्स जो है वो प्राइमरी है एंड आइडिया जो है वो यानी माइंड जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा। और इसी को आर्गुमेंट देते हुए मार्क्स कहते हैं हेजल के बारे में, डायलैक्टिक्स इज स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, इट मस्ट बी टर्न्ड राइट साइड अप। डायलैक्टिक्स जो है ना वो अपने सर पे खड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से, मतलब गंदी से आर्ट बना दिया तो कुछ इस तरह से खड़ा है, उसको सही तरीके से खड़े होना चाहिए। मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं हेजल को। ठीक, तो नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखते हैं क्या है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या था जो अभी हम पढ़े, वो सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन था। ये मतलब कि आगे फिलोसफिकल डोमेन में चीजें बात हुई, अभी जो बात हुई। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या होगा, ये सोशल एंड हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस की तरफ से बात होगी इसमें। ऑल टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशंस प्रिवेलिंग एट एनी स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, वो कहाँ से डिटरमाइन होगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वहां की, मतलब सोसाइटी में किसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अभी मैंने बात की थी, कई सारे स्टेजेज हैं, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर उसके बाद स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कम्युनिज्म, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद कम्युनिज्म। ये जो स्टेजेस हैं, इस किसी भी आप स्टेज में होंगे, कम्युनिज्म को आप हटा दीजिए एक्चुअली यहाँ से, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म तक किसी भी आप स्टेज में हैं, तो मार्क्स का मानना ये है कि वो स्टेज में आपका रिलेशन, सोशल रिलेशंस किस तरह का होगा वहां पे, वो इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक, आगे बात करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारी चीजें क्या है, रिलेवेंट क्यों, ये आगे बात होगी। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में भी दो एलिमेंट हैं, पहली चीज है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा चीज है लेबर पावर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कि क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे टूल्स हो गया, कोई मशीन्स हो गया, फैक्ट्री हो गई, इस तरह की कोई चीजें। ठीक, लेबर पावर मतलब कि जो लेबर होगा वो क्या क्या अपनी चीज यूज करेगी, जैसे स्किल्स हो गए, उसके पास नॉलेज होगा, कुछ किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, एंड अदर ह्यूमन फैकल्टीज यूज्ड इन द वर्क। ठीक है, तो ये दोनों चीज आ जाएंगी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। दूसरी चीजें हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि देखिए, अभी हमने क्या बात किया कि जो सोशल रिलेशंस है ना वो इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं, कि जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसी तरह का रिलेशन बनेगा। तो इसी तरह रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को अगर देखें तो ईच स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कोई भी स्टेज हो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, उसमें क्या होगा, दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, एक होगा हैव्स और दूसरा होगा हैव नॉट्स। ठीक, हैव्स डोमिनेंट क्लास होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। हैव्स मतलब जिसके पास कोई चीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, एंड हैव नॉट्स मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। डोमिनेंट क्लास आर दोज लेफ्ट विद ओनली लेबर पावर। देखिए डोमिनेंट क्लास कौन सा होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है, और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है यानी कि वर्कर, उनके पास क्या बचेगा, सिर्फ लेबर पावर, मतलब वो काम कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। ठीक, तो दो तरीके के रिलेशंस बनेंगे, एक होगा हैव्स का कैटेगरी बनेगी और दूसरा बनेगी हैव नॉट्स का कैटेगरी। मार्क्स एंड एंजल्स आइडेंटिफाइड 4 स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो आगे बात करेंगे कि जो हमने पिछले स्टेजेस पढ़े वो कौन कौन से स्टेजेस हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो इसमें क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्लाइड। सबसे पहला स्टेज जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब चीज थोड़ी अच्छी चीजें होंगी ना। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्लाइड। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो थोड़े बहुत प्रोडक्शंस होंगे, कोई बात नहीं। एंड जो भी प्रोडक्शंस होगा वो कम्युनली ओन्ड होगा, मतलब कोई एक इंसान का ओनरशिप नहीं होगा, उसमें पूरी कम्युनिटी का ओनरशिप होगा। ठीक, कुछ इस तरह का सिस्टम होगा। दूसरा होगा, अगला स्टेज जो आएगा, एंशिएंट स्लेव ओनिंग सोसाइटी। इसमें क्या होगा, मास्टर एंड स्लेव्स, दो कैटेगरी हो जाएगी। स्लेव ओनिंग सोसाइटी का मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्लेव होल्डर्स होंगे, जिनको बोला जाएगा मास्टर्स, एंड जो स्लेव्स होंगे वो मास्टर्स के अंदर काम करेंगे। तो दो कैटेगरी बन जाएगी, यानी 2 क्लास बन जाएगा एक्चुअली। तो जो 2 क्लास होगा उसमें एक होगा स्लेव्स और दूसरा होगा मास्टर का क्लास। थर्ड स्टेज विल बिकम मेडिवल फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें क्या होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे एंड सर्फ्स होंगे। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होंगे, जो प्रॉपर्टी ओनर जो होंगे, इनके पास होगा प्रॉपर्टी, जिनके पास होगी वो बनेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स, और इनके अंदर काम करेंगे सर्फ्स, जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है।
ठीक है, इनके पास सिर्फ लेबर पावर है, ये सिर्फ काम कर सकते हैं। जो कंटेम्परेरी चल रहा है सोसाइटी मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो है मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक कैपिटलिस्ट जिनको बोला गया बर्गेसी क्लास, एंड दूसरा है वर्कर जिसको बोला गया प्रोलेटेरिएट क्लास। तो अब ये बर्गेसी क्लास जो है, इनको बोला गया कि भैया इनके पास प्रॉपर्टी है ना, ये फैक्ट्री ओनर है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन करते हैं। प्रोलेटेरिएट क्या है, ये वर्कर है, ये सिर्फ काम करते हैं। और इनकी कंडीशन कैसी हो गई है, एनिमल लाइक कंडीशंस हो चुकी हैं। अब मार्क्स क्या कहते हैं कि सोशल रेवोल्यूशन वुड पेव द वे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द एरा ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहां पे देखिए चीजें क्या हो रही हैं, जो 4 स्टेजेस बने हैं, इसमें एक चीज आपको याद ध्यान देनी पड़ेगी कि एक क्लास, हर सोसाइटी में एक क्लास ऐसा है जो एक्सप्लॉयटर होगा, एक क्लास ऐसा होगा जो एक्सप्लॉयटेड होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मास्टर क्या है, एक्सप्लॉयटर है, स्लेव को एक्सप्लॉयट करेगा वो, फ्यूडल एक्सप्लॉयटर है, कैपिटलिस्ट यहाँ पे एक्सप्लॉयटर है। तो मार्क्स कहते हैं ये कंडीशन खत्म कब होगी, जब सोशल रिवोल्यूशन होगा। ठीक, और ये सोशल रिवोल्यूशन होगा तो भैया ये कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा और सब लोग कम्युनिज्म सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक इमेज भी बनी हुई है, प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखिए सोसाइटी में क्या है, बेस, इधर लिखा हुआ सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा इकोनॉमी को सुप्रीम माना गया है। मार्क्स ने क्या बोला कि इकोनॉमी जो होगी वही तो बेस है। इकोनॉमी मतलब मटेरियल थिंग्स, ये जो स्टार्टिंग में होगा, अगर इकोनॉमी बेस बनेगा, इसके बाद इसके ऊपर डिसाइड होगा कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनेगा। तो सुपर स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे लीगल स्ट्रक्चर कैसे होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, रिलीजियन कैसे काम करेगा, मोरल्स, सोशल प्रैक्टिसेस, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, कुछ भी जो भी बनेगा ना, सब बनेगा सुपर स्ट्रक्चर में। और जो इकोनॉमी होगा वो होगा बेस स्ट्रक्चर आपका। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात हो चुकी है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीजें बात हुई, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आया टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, दूसरा था लेबर पावर, ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, जैसे सोशल फॉर्मेशंस एंड कंटेंडिंग क्लासेस। कंटेंडिंग क्लासेस इसलिए कि जो भी क्लासेस बनेंगी मार्क्स अकॉर्डिंग 2 ही क्लासेस बनेंगी और दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे, मतलब अपनी अपनी फायदे के लिए, इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होंगे एक दूसरे से। तो जैसे स्लेव ओनिंग सोसाइटी में क्या होगा, मास्टर एंड स्लेव। स्लेव क्या चाहेगा कि भैया हमको फ्री मैन बनाओ, हमको किसी के अंदर काम नहीं करना। फ्यूडल सोसाइटी है, लॉर्ड एंड सर्व्स बनेंगे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट एंड वर्कर का बनेगा। तो जो हम पूरी बात किए हैं तो वही इसका पूरा एक ही आपका पास ओवरव्यू आ गया। तो नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होंगे। ये लाइन भी अक्सर पूछ लेता है, रूटेड इन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू प्रोपाउंडेड बाय रिकार्डो। किसने दिया था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, रिकार्डो एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है, लेबर थ्योरी कहती है कि लेबर स्पेंड बाय द लेबरर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज द सोल क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग इट्स वैल्यू। कोई भी कमोडिटी है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करनी चाहिए, कि ये सिर्फ एक चीज पर डिसाइड करनी चाहिए कि जितना भी लेबर ने अपना काम उसमें दिया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, और उसमें कोई चीज ऐड नहीं होनी चाहिए। तो मार्क्स क्या कहता है, एडमिट दैट ह्यूमन लेबर कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बाय इटसेल्फ अलोन। देखिए ह्यूमन लेबर खुद से तो वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकता ना किसी कम्युनिटी के, इसमें बहुत सी चीजें यूज होंगी, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मशीन्स यूज करोगे ना, आपको कोई टूल्स यूज करोगे, तो उसके बिना कैसे कोई प्रोडक्शन कर देगा। विच आर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट, जिसको कैपिटलिस्ट ओन करता है। सबसे पहली चीज इन्होंने कैपिटलिस्ट को ला दिया इसमें सरप्लस वैल्यू में। अब जब कैपिटलिस्ट आ गया तो कैपिटलिस्ट का करता क्या है, ये खरीदता है क्या, लेबर पावर, मतलब लोगों को बोलता है, हायर करता है या फिर खरीदता है, जो भी आप जैसे समझ लीजिए, और उसको अप्लाई करता है। लेबर से बोलता है भैया आपको काम करना है, और काम कहाँ पे होगा, रॉ मटेरियल के साथ काम होगा ना, उससे प्रोड्यूस होगा कोई ना कोई कमोडिटी, और उसकी कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू हो। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब ये होती है आप कुछ रुपए दे, आप उसको एक्सचेंज में आप सामान ले लीजिए, उसको एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, तो कोई सामान मार्केट में अगर 100 रुपए का बिक रहा है, तो उस कोई पेन है 100 रुपीज का पेन है, तो उस पेन की एक्सचेंज वैल्यू 100 रुपीज होगी। The difference between the exchange value of the commodity and the wages paid to the worker by the capitalist is in producing the commodity is surplus value. मार्क्स क्या कहते हैं कि जो भी डिफरेंस है ना, ये एक्सचेंज वैल्यू, जो 100 रुपए का पेन आपने खरीदा मार्केट से, इस 100 रुपए के बीच में और इस 100 रुपए को बनाने के लिए जितना वेज पे किया गया, जितना पे किया गया वर्कर को, उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो सरप्लस वैल्यू है।
ठीक, मान लेते हैं अगर 60 रुपीज पे किया गया वर्कर को इस पेन को बनाने के लिए, तो 40 रुपीज का जो गैप है वो बनेगा आपका सरप्लस वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सरप्लस वैल्यू इज अनपेड लेबर ऑफ द लेबरर्स। इट कैन बी वेरियसली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम से भी डिसाइड किया जा सकता है कैसे क्या होगा, और मनी के टर्म्स में भी देखा जा सकता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। इनका मानना क्या है कि जैसे मान लो लेबर है कोई, वो 10 आवर्स काम करता है, उसको पे कितना किया जा रहा है, सिर्फ 8 आवर्स के बराबर पे किया जा रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली वर्क्स विल इंक्रीज। ये जो 10 घंटे काम कर रहा है लेबर, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एंड गेट पेड ओनली मिनिमम दैट इज नेसेसरी फॉर हिज सर्वाइवल। और सिर्फ उतना ही पाएगा लेबर जितने से वो सर्वाइव कर सकता है। और सर्वाइवल में जो यहाँ पे बात हो रही है, वो सिर्फ उसकी सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है, पूरी फैमिली की सर्वाइवल की बात हो रही है। तो वर्कर कब तक काम करेगा, जब तक वो काम कर सकता है। बूढ़ा हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, चिल्ड्रन काम करेंगे उसकी जगह पे। मतलब इनकी कंडीशन कभी सुधरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने सर्वाइवल तक इतना ही बराबर ही अपनी कमा पा रहे, इससे ज्यादा कमा नहीं पा रहे, तो इनका कंडीशन सुधरने से नहीं। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट तो स्ट्रगल करते हैं भाई कि किसी भी तरीके से इनकी सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होती रहे, सरप्लस वैल्यू इनकी डिक्रीज ना होने पाए। सरप्लस वैल्यू क्रिएटेड, देखिए अच्छा एक चीज और है, क्या ये सरप्लस वैल्यू सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही क्रिएट हो रही है? नहीं, सरप्लस वैल्यू आपकी स्लेव सोसाइटी थी वहां भी क्रिएशन हो रही थी, फ्यूडल सोसाइटी थी वहां भी क्रिएशन हो रही है, कैपिटलिस्ट में तो क्रिएशन हो ही रही है। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। देखिए पहली चीज, स्लेव एंड फ्यूडल में क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो स्लेव हैं और यहाँ पे जो सर्व्स हैं, ये दोनों टायर्ड हैं, मतलब बंधे हुए हैं भाई, ये भाग ही नहीं सकते, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। ठीक, तो इनको काम करना पड़ेगा। तो और इसमें जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट होगा, इसमें इनका कोई रोल नहीं था। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा, वर्कर को ना कोई बांध के नहीं रखा कि नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। वर्कर खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है बर्ग्योसी से, मतलब या फिर प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास से, भैया हमें काम दो। ठीक, तो यहाँ पे मार्क्स क्या कहते हैं कि इसमें एक्चुअली वर्कर की गलती नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खुद जाके करता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि वो खुद जाता है एक्सप्लॉयटर के पास। अच्छा क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन है? जैसे यहाँ पे तो बात हुई थी स्लेव्स एंड फ्यूडल सोसाइटी में कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है चूज करने का। तो मार्क्स कहते हैं कि हाँ इनके पास ऑप्शन है, चूज कर सकते हैं, लेकिन वो चूज सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटर कौन। वो ये नहीं चूज कर सकते कि भैया हम एक्सप्लॉयट होंगे कि नहीं होंगे, लोग हम वो कैपिटलिस्ट क्लास हमको एक्सप्लॉयट करे या ना करे। वो सिर्फ इतना चूज कर सकते हैं कि एक्सप्लॉयटर हमारा कौन। क्योंकि क्या है, जिसके इनका मार्क्स का मानना है कि चाहे जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सभी एक्सप्लॉयट करेंगे वर्कर को। ठीक, सो नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ क्लास वार स्ट्रगल। देखिए कभी क्लास वार लिखा मिल जाएगा, कभी क्लास स्ट्रगल लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। क्लास डिटरमाइंड बाय ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बात बार बार यही हो रही है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओन करेगा वो बनेगा हैव्स वाली कैटेगरी में जाएगा, और जो नहीं ओन करेगा वो हैव नॉट्स वाली कैटेगरी में जाएगा। तो किसी भी सोसाइटी में दो कैटेगरी बनेंगे, दो क्लास बनेगा। और अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वो बर्ग्यूसी बनेगा, हैव्स वाले में, हैव्स नॉट्स वाले में प्रोलेटेरिएट आ जाएंगे, प्रोलेटेरिएट। डिसअपियरेंस ऑफ क्लास डिफरेंस, ये डिसअपियर कैसे होगा? जब प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाएगी तब डिसअपियरेंस ऑफ क्लास डिफरेंस हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या बोला गया? द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब पूरी हिस्ट्री में ना सिर्फ आपको क्लास स्ट्रगल मिलेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये लिखा गया। दे आर्ग्यूड दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज रियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कहते हैं कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही तो पूरी हिस्ट्री को ड्राइव कर रही है कि किस तरह से चीजें जाएंगी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है? क्लास डिफरेंशिएशन इज मोर क्लियर। क्लास डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि अच्छा ये हैव्स वाली कैटेगरी हैं, या फिर कैपिटलिस्ट हैं, या फिर बर्ग्योसी हैं, जो भी आप नाम दें। ये दूसरी है प्रोलेटेरिएट, या फिर हैव नॉट्स, या फिर वर्कर, जो भी आप नाम देते। तो ये जो डिफरेंशिएशन बन गया ना, ये बहुत ही क्लियर डिफरेंशिएशन बन गया है। क्लास कॉन्शियसनेस इज मोर डेवलप्ड। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्लास की जो कॉन्शियसनेस है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड जाएगी कि आपको पता चलने लगेगा। अगर वर्कर क्लास है तो आपको पता चलने लगेगा कि आप वर्कर क्लास हैं, आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। ऐसे स्लेव सोसाइटी में और फ्यूडल सोसाइटी में इतना क्लियर नहीं था उन लोगों कि वो उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है।
मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उनको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट एक्यूट, यहां सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली ज्यादा सबसे ज्यादा होगा। When the proletariat dissolve the existing class based social order, then it will lead not only the emancipation। अच्छा देखिए बात क्या हुई थी, रिवोल्यूशन लाओ, मार्क्स ने क्या बोला, रिवोल्यूशन लाओ और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म कर दो, ठीक। तो जब इस तरह की बात हो तो रिवोल्यूशन लाने बाद क्या होगा, सोशल बेस्ड जो क्लास बेस्ड जो सोशल ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। इससे सिर्फ प्रोलेटेरिएट का इमेंसिपेशन नहीं होगा, उनके साथ साथ पूरे ह्यूमैनिटी का इमेंसिपेशन हो जाएगा। इसलिए एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी हो जाती है, ठीक। आगे मार्क्स कहते हैं देन इमर्जेस क्लासलेस सोसाइटी। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो उससे क्या हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही तो क्लास डिसाइड होता है। जैसे क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेटलेस सोसाइटी, बिकॉज स्टेट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बर्गेसी। स्टेट क्या था, प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास की प्रोटेक्शन में ही तो स्टेट काम करता है। मार्क्स स्टेट को बहुत गंदा मान के चलते हैं कि उनका मानना यह है कि स्टेट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टेट एग्जिस्ट क्यों करता है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास को प्रोटेक्शन देता है, ठीक। तो ये आगे क्या होगा, स्टेटलेस सोसाइटी भी हो जाएगी। तो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन में उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द बेसिक कॉज ऑफ रिवोल्यूशन इज द डिसजंक्शन दैट अराइजेस बिटवीन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। रिवोल्यूशन का कॉज क्या बनेगा, जब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिसजंक्शन हो जाए, मतलब कंपेटिबिलिटी खत्म हो जाए। जैसे कंपेटिबिलिटी खत्म होगी इनके बीच में प्रॉब्लम्स होगी और रिवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे टेक्नोलॉजी है, कोई टूल्स है, वो ग्रो होगी किसके साथ, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ग्रोथ होगा, मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ जाएंगे, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो मैच नहीं कर पाएंगे उस चीजों से। कि अभी जो सिस्टम है, जैसे मान लेते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में है, या फिर बेटर समझने के लिए आप ये ले लीजिए एग्जांपल, स्लेव सोसाइटी। जब स्लेव सोसाइटी है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कोई भी काम करेगा, मतलब मास्टर को क्या बोला गया, भैया अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि मास्टर कोई उस तरह के फिजिकल वर्क नहीं करेगा, वो स्लेव करेगा, क्योंकि मास्टर के पास टाइम होना चाहिए ना, कि भैया वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम में बिजी रहे, लिटरेचर में बिजी रहे, फिलोसफी में बिजी रहे, मतलब अच्छे कामों में। स्लेव फिजिकल काम करेगा मास्टर का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को लिंक कर रहा हूँ, लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपके पास इतनी मशीन्स आ जाएंगी, जैसे इस मास्टर को लगने लगेगा कि ये हमारे पास जो मशीन्स या फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको रखना इन कंपैरिजन टू स्लेव ज्यादा कंड्यूसिव है, उसी समय वो स्लेव हटा देगा। तो ये जो रिलेशन बना स्लेव एंड मास्टर का रिलेशन, वो खत्म होगा। तो इसी तरह यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता जाएगा, ज्यादा आपके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वैसे वैसे आपका जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा। अब जब वो मैच नहीं कर पाएगा तब आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, तब रिवोल्यूशंस हो जाएंगे। स्टेज इज रीच्ड वेयर द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बिकम ए फिटर ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से यही चेन बन जाएगा भाई, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस तरह से हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं है इस रिलेशन की, यही चेन बन जाएगी कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, तो आप खुद चेंज कर दोगे उसको। दिस गिव राइज टू डिमांड फॉर ए ट्रांजिशन टू ए न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब होगा क्या, जैसे स्लेव से फ्यूडल आया, फ्यूडल से कैपिटलिज्म, उसी तरह कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आ जाएगा। In the Communist Manifesto, their purpose revolution can only be achieved by the forcible overthrow of the whole capitalist order। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप चीजें हो जाएंगी। कैपिटलिस्ट ऑर्डर को हटाने के लिए आपको फोर्सफुली रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि ऐसा देखिए अब तो प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, आप ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन खत्म करते हैं, कुछ और बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्क्स का मानना है कि जो रिवोल्यूशन होगा वो फोर्सिबल रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इफ रिवोल्यूशनरी कॉन्शियस एग्जिस्ट देन रिवोल्यूशन इज बाउंड टू ऑकर। अब रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस क्या है?
तो कॉन्शियसनेस मतलब आपको एक चीज, आपको एग्जैक्ट चीज आपके साथ क्या हो रही है वो चीज आपको पता चल जाए। ठीक, तो जैसे वर्कर को पता चलेगा कि उनको तो एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वर्कर तो एक्चुअली पता ही नहीं है उनको, बस ये है कि भैया हमको कोई जॉब दे दे, कोई हमको खाना खाने के लिए कुछ काम दे दे तो हम पैसे कमाए जिससे हमारा पेट पल सके, मतलब हम अपना फैमिली पाल सके। ठीक है, इस तरह की चीजें वो सोचना है। उनको तो पता ही नहीं है कि उनको कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनको ये पता चल जाए कि उनकी कंडीशन खराब है, उनको ये पता चल जाए कि हमारे पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट, हम ये कैपिटलिस्ट ऑर्डर को उखाड़ फेंकेंगे। जब उनको ये चीजें पता चल जाएगी तो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप हो गया इसका मतलब, और वो क्या बन जाएंगे, एक्टिव एजेंट बन जाएंगे। अभी तक क्या थे, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता, अब सब्जेक्ट बन जाएंगे, मतलब एक्टिव एजेंट हो जाएंगे। इसी को बोला गया कि रिवोल्यूशनरी कॉन्शियस, अब ये रिवोल्यूशन ला देंगे। तो नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो अब रिवोल्यूशन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वहां पे आएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ये नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी, इंटरमीडिएट पॉइंट आर ट्रांजिशनल फेज ऑन द पैथ फ्रॉम द कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। देखिए जब ये कैपिटलिज्म को खत्म किया जाएगा तो ये शिफ्ट होगा सोशलिज्म पे, लेकिन इस जो एरिया है, जो ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें क्या सिस्टम रहेगा, इसमें रहेगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ठीक है, तो ये मार्क्स बोलते हैं कि इस जो ट्रांजिशन फेज में है, सिचुएशन जो बनेगी ट्रांजिशन फेज की, उसमें चलेगी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर इट विल रेज द प्रोलेटेरिएट टू द पोजीशन ऑफ रूलिंग क्लास। ये जो प्रोलेटेरिएट है ये रूलिंग क्लास की तरह बिहेव करेंगे, ये स्टेट पावर को भी कंट्रोल करेंगे, और ये नेसेसरी है ताकि जो कैपिटलिस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है इसको खत्म किया जा सके। तो ये आ गया, आप गए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में। तो नेक्स्ट है विजन ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का विजन क्या है भाई, किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, तो इसमें बोला जाता है कम्युनिज्म थ्रू रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल ऑफ प्रोलेटेरिएट। कम्युनिस्ट सोसाइटी कब बनेगा, जब रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल होगी प्रोलेटेरिएट की, तब कम्युनिज्म आएगा। ठीक है, इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स मार्क्स डिफाइंड कम्युनिज्म एज द पॉजिटिव एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहते हैं कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबॉलिशन होना चाहिए, और ये पॉजिटिव थिंग है, निगेटिव थिंग नहीं है। ठीक है, एंड एबॉलिशन ऑफ क्लासेस एंड एबॉलिशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और ये भी कहते हैं कि जो क्लास बने हुए हैं ना, इस ये भी अबॉलिश हो जाएगा कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट सोसाइटी में। और जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि ये लेबर ये काम करेगा, वो लेबर ये काम करेगा, या ये व्यक्ति इस तरह काम करेगा, दूसरा काम कोई और नहीं कर सकता, वो डिवीजन ऑफ लेबर खत्म हो जाएगा। कम्युनिस्ट स्टेट इज यूनिवर्सल इंटरेस्ट इंस्टीड ऑफ पार्टीशन इंटरेस्ट। देखिए अभी तक जितने भी स्टेज आए थे, जैसे फ्यूडल सोसाइटी आई तो वो उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स के इंटरेस्ट में था, सर्फ्स के इंटरेस्ट में नहीं था। स्लेवरी सोसाइटी आई तो उसमें स्लेव होल्डर के इंटरेस्ट में था, स्लेव्स के इंटरेस्ट में था। कैपिटलिस्ट आया तो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में है, ना कि वर्कर के इंटरेस्ट में। लेकिन जब कम्युनिस्ट स्टेट आएगा वो यूनिवर्सल इंटरेस्ट होगा, मतलब सबके इंटरेस्ट में होगा, ये को किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करेगा। तो दो स्टेजेस होंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी के। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, कम्युनिज्म विल ब्रिंग अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका सोशलाइजेशन कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी एज ए होल। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, पूरी सोसाइटी के पास चली जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा मैं इस चीज का ओनर हूं। वेज लेबर अभी भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या होगा, मतलब इकोनॉमी किस तरह से काम करेगी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। देखिए इसका मतलब क्या है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी मतलब जिसके पास जितनी कैपेसिटी उतना काम कर दो, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, और जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फ्रूट्स मिलेगा, मतलब वो भी उसका मतलब बदले में जो भी चीजें मिल रही, पैसे दे रहे हो या फिर जो भी उसको इंटरेस्ट होगा वो चीजें मिलेगी उसके वर्क अकॉर्डिंग पे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में चलेगा। सेकंड स्टेज जो इनका अल्टीमेट गोल था, क्लासलेस होगा एंड स्टेटलेस होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप चल रही थी वो खत्म हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ मेन विल बी रिप्लेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स। अब लोग कोई गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे,
बल्कि जो लोग होंगे वो रूल किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, चीजों के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, मतलब सोसाइटी काम करना स्टार्ट करेगी। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर एबॉलिश हो जाएगा। अब आप कोई भी लेबर हो, जो मर्जी है वो करो, कोई नहीं रोक रहा भाई तुमको, तुमको खेती करना है खेती करो, कुछ और काम करना कुछ और काम करो, मतलब जो मर्जी हो करो, कोई रोक नहीं रहा तुमको। इट विल बी स्टेट ऑफ प्लेंटी वेयर एवरीवन विल वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू नीड। ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां हर चीज प्लेंटी में होगी। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा ना जो होल्ड करके रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामान रखा, उसके काम की नहीं, बस अच्छा लग रहा है बैंक बैलेंस बना कर रखा, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। सब चीज सबके पास, आपको 2 रोटी खाना है तो आप 2 रोटी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगी, ठीक। तो ये प्लेंटी में, सारी चीजें प्लेंटी में हो गई, आपको जितनी भी नीड्स हैं आपकी पूरी हो जाएंगी। वेन वेयर एवरीवन विल वर्क, जहां पे चीजें कैसे काम करेंगी, काम होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड मिलेगा उनको अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब जो भी जितना काम करे, उनके पास जितनी कैपेसिटी, आप उतना काम कर लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा उतना ही जितना आपको जरूरत है, ठीक। तो ये सोसाइटी इस तरह से काम करनी स्टार्ट कर देगी। लास्ट फेज तो मार्क्स के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और मैंने कोशिश किया कि जितना इजी से इजी तरीके से आपको ये कार्ल मार्क्स पढ़ा सकूं, उतना इजी से इजी कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड